हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थी जीवन में ग्रेजुएट होने की बात हम सब ने सुनी है और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं और शिक्षा के अपर माध्यम में बढ़े हुए हैं उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया होगा। उसके बाद ही वो यूपीएससी की तैयारी में जुट रहे होंगे या फिर यूपीएससी के एग्जाम में शामिल होने की जो एक अनिवार्यता है वो ग्रेजुएशन है। तो जिस तरीके से शिक्षार्थी या फिर अभ्यर्थी ग्रेजुएट होते हैं उसी तरीके से देशों के ग्रेजुएट होने की भी बात हम देख रहे हैं और हमें पढ़ने को मिल रहा है। एक ऐसी खबर है जहां पर दिया हुआ है भूटान ग्रेजुएट होने वाला है और एलडीसी की जो सूची है सूची से ग्रेजुएट होगा। क्या मतलब हो सकता है इसका? एलडीसी यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो हो सकता है आप में से कई लोग इसका अर्थ जानते हो, उन्होंने पहले पढ़ रखा हो, लेकिन अधिकांश लोग हो सकता है इसका अर्थ ना जानते हो कि एलडीसी की सूची है उससे ग्रेजुएट होने का क्या अर्थ है। इसको भी समझेंगे, एलडीसी की जो सूची है वह क्या कहती है और भूटान किस तरह से एलडीसी की सूची से ग्रेजुएट होने वाला है। टॉपिक है क्या है भूटान के एलडीसी सूची से ग्रेजुएट होने के निहितार्थ। तो इस पूरे विषय को समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि भूटान भारत का पड़ोसी देश है। ऐसे में भूटान के अंतर्गत जो भी हम डेवलपमेंट्स को देखते हैं, जिस भी तरह के प्रभाव वहां पर पड़ते हैं, उसका असर कहीं ना कहीं भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बीच में पड़ेगा और भारत के उस देश के साथ संबंध कैसे हैं यह भी बहुत सारी बातों को निर्धारित करेगा। टॉपिक है हाउ भूटान ग्रेजुएटेड फ्रॉम द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री स्टेटस। तो ये न्यूज में भी दिया हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस से खबर ली गई है। बहुत सारी बातें हैं जो हमें इसमें जाननी चाहिए और बहुत महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के खंड से, डेवलपमेंट के उद्देश्य से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात आती है। भूटान चूंकि भारत और चीन के बीच में एक बफर स्टेट के रूप में भी मौजूद है। एलडीसी क्या है, इसकी सूची किस तरह की बात करती है, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, सूची से अगर यह बाहर हो रहा है तो बाहर होने के क्या अर्थ हो सकते हैं, कैसे बाहर होगा, कैसे भूटान इससे निकलने वाला है, एलडीसी में अभी तक अगर वो शामिल था तो इसके क्या लाभ थे, क्या निष्कर्ष हो सकता है। और एक सवाल जो कि आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 मेंस खंड भी महत्वपूर्ण है, उसमें भी यह प्रश्न बन सकता है कि आखिर भूटान ने ऐसा क्या किया कि वह ग्रेजुएट शब्द के अंतर्गत आ गया। अंतर्राष्ट्रीय समझौते और आर्थिक विकास, सभी शब्दों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, भूटान एक पहाड़ी और भू आबद्ध देश है जिसकी सीमा भारत और चीन के साथ लगती है। भूटान को इसके पहले लगातार दुनिया में खुशहाल देश के रूप में आप देख रहे थे। ये एक प्रसिद्ध चर्चा थी जो भूटान के बारे में चल रही थी कि हैप्पीनेस इंडेक्स जो आता है उसमें भूटान अच्छे नंबर को, अच्छे स्कोर को प्राप्त करता था। एक और बात आई है कि 13 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र की सबसे कम विकसित देशों यानी एलडीसी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की सूची में स्नातक करने वाला वह 7वां देश बन जाएगा। और ये जो पदोन्नति है एक तरह से उसके लिए उत्सव को भी लेकर के आ सकती है और कुछ चिंताएं भी लेकर के आ सकती है। एक एक करके हम समझेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है स्नातक करना एलडीसी की सूची से, इसका क्या मतलब होता है इसको समझ लें। यह केवल एक टेक्निकल टर्म है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है यूएन के द्वारा। तो यूएन ने लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की जो सूची बनाई है उसमें यह कहा है कि जो भी देश उन पैरामीटर्स के मुताबिक कम विकसित हैं या फिर वहां पर विकास के पैमाने बहुत कम हैं वो उस सूची में शामिल होंगे। सूची में शामिल होने की वजह से उनको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। अभी हम आगे चर्चा कर लेंगे कि किस तरह के लाभ उनको सबसे कम विकसित देशों की सूची में शामिल होने से मिलता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती है कि जब वह देश अपने विकास के क्रम में उन आवश्यकताओं को या फिर उन मानदंडों को पूरा कर लेता है जिसकी वजह से वह देश उन सूची से बाहर आने की स्थिति में हो जाता है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत इसकी एक समीक्षा चलती रहती है और समीक्षा के माध्यम से फिर यह तय होता है कि किस देश ने कितनी प्रगति की है। क्योंकि किसी भी देश को लाभ दिए जा रहे हैं इस वजह से ताकि वह ठीक तरह से अपना डेवलपमेंट कर सके। तो जैसे ही वह डेवलपमेंट कर लेगा, उन मानदंडों पर खरा उतरने लगेगा, तो फिर कह दिया जाएगा कि अब यह देश स्नातक या ग्रेजुएट पूरा कर चुका है और अब यह देश उस सूची से बाहर जाने के लिए तैयार है। तो यहां पर यह मतलब हुआ स्नातक का। एलडीसी क्या है? एलडीसी दरअसल लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, सबसे कम विकसित देश, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध विकासशील देश इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि एलडीसी की कैटेगरी में संयुक्त राष्ट्र डिसाइड करता है कि कौन कौन से देश होंगे। ऐसे देश जहां पर सामाजिक आर्थिक विकास के जो संकेतक हैं बहुत निम्न है, वहां पर डेवलपमेंट इस तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसकी अवधारणा को पहली बार 1960 के दशक के अंत में लाया गया था और नवंबर 1971 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित किया था 2768। उसके तहत
फिर इस प्रक्रिया को संहिताबद्ध किया गया है कि किस तरह से कौन कौन से देश इसमें आते हैं। संयुक्त राष्ट्र कहता है कि एक ऐसा देश जहां आय का निम्न स्तर है, मानव पूंजी और आर्थिक विविधीकरण बहुत कम है, यानी इकोनॉमिकल जो डाइवर्सिफिकेशन है, ह्यूमन कैपिटल का जो वहां पर रिसोर्सेस है बहुत डाउन है, उनके पास जो आय है बहुत कम है, आर्थिक भेद्यता का उच्च स्तर है, कृषि और प्राकृतिक संसाधनों और प्राथमिक वस्तुओं का जो वितरण है असमान है, और जो आबादी है असमान रूप से उस पर निर्भर है, किसी के पास संसाधन ठीक है, किसी के पास बहुत कम है। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक विकास के जो संकेतक हैं बहुत निम्न है। कौन कौन से हो सकते हैं? शिक्षा के, स्वास्थ्य के और बहुत सारे। ठीक है, अब कौन कौन से मानदंड यहां पर तय किए गए हैं कि कोई देश ग्रेजुएट मान लिया जाएगा। देखिए यहां दिया हुआ है ग्रेजुएशन का थ्रेशोल्ड या उसकी सीमा 2021 के मुताबिक एक त्रैवार्षिक समीक्षा होती है, 3 साल में समीक्षा होती है कि कौन सा देश किस स्तर तक पहुंचा है। वहां पर ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कितनी हो, 1222 यूएस डॉलर या उससे अधिक। दूसरा ह्यूमन एसेट्स इंडेक्स यानी HAI में उसका स्कोर 66 या उससे अधिक हो, जिसके अंतर्गत उस देश के पोषण, उस देश के स्वास्थ्य की स्थितियां और शिक्षा की स्थितियों को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा इकोनॉमिकल जो वल्नरेबिलिटीज हैं तो EVI यानी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, इसमें उसका स्कोर 32 या अगर उससे कम हो तो कह दिया जाता है कि अब वह इसके थ्रेशोल्ड यानी इसकी सीमा तक आ गया है, और उसके बाद आगे चल करके उसको ग्रेजुएट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। यहाँ पर इकोनॉमिकल जो वल्नरेबिलिटीज है उसमें जैसे प्राकृतिक आपदाओं को शामिल किया जा सकता है, स्ट्रक्चरल चीज़ों को देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो समस्याएं हैं। मान लीजिए वह देश ऐसी जगह पर उसकी लोकेशन है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, वहाँ पर उस तरीके से निर्माण कार्य नहीं किए जा सकते। इन सभी चीज़ों को इस वजह से इसमें शामिल करते हैं। तो LDC की सूची से बाहर कैसे होता है कोई देश? सूची हमने देख ली, कितनी लिमिट रखी गई है। विकास नीति के लिए संयुक्त राष्ट्र की समिति CDP इसको लेकर के जो प्रक्रिया है उसको संचालित करती है, तो इसमें लगातार 2 बार 3 सालों तक 2 बार की जो प्रक्रिया है उसकी समीक्षा के हिसाब से फिर तय किया जाता है कि कौन सा देश अब LDC से बाहर होने की स्थिति में आ गया है। क्योंकि जो 3 मानदंड हमने तय किए हैं उनमें से अगर कोई देश 2 को पूरा करता है लगातार 2 बार 3 सालों तक, यानी एक तरीके से जो 6 वर्षीय समीक्षा है उसमें उसको 2 बार लगातार पूरा करना चाहिए, या फिर उस देश की जो इनकम है वो स्नातक सीमा के 2 गुने से अधिक प्रति व्यक्ति आय हो जाए तो कह देंगे कि वह ग्रेजुएट हो गया है। वर्तमान में 46 देश हैं जो इसके अंतर्गत सूचीबद्ध हैं, जिसमें से 33 अफ्रीका से हैं, एशिया से 9 हैं, प्रशांत क्षेत्र से 3 हैं और एक कैरेबियाई क्षेत्र से है। जैसे कि उसने साक्षरता दर का विस्तार किया हो, कुपोषण दर में कमी की हो, स्वास्थ्य देखभाल में वृद्धि की हो, शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाई हो, साक्षरता बढ़ाई हो। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में डाइवर्सिफिकेशन लाना, विविधता लाना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका वहाँ इन्वेस्टमेंट करना, जो संस्थाएं हैं, जो शासन का स्तर है उसको बेहतर करना, जो पॉलिसीज वहाँ पर बनाई जा रही हैं उनमें कई सारी चीज़ों को शामिल करना ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके, भ्रष्टाचार में कमी करना और मानव विकास में इन्वेस्टमेंट करना। ये सभी मानदंड हैं जो किसी भी देश को विकसित बनने के लिए प्रेरित करते हैं, विकसित बनने की दिशा में ले जाते हैं। हालांकि विकसित की परिभाषा पर भी कई तरह के विवाद हो सकते हैं। जहां पर चीन जैसे देश आज भी खुद को विकासशील देश कहते हैं, वहां USA ने भी कहा है कि विकास की कोई संपूर्ण परिभाषा तो है नहीं, हम लगातार विकास कर ही रहे हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो इसलिए हम कहते हैं सबसे कम विकसित देश, उसके बाद अगर वह एक लेवल ऊपर बढ़ता है, इन चीज़ों को प्राप्त करता है तो फिर वह विकासशील देश की कैटेगरी में आ जाता है, ये विकास कर रहा है, फिर उसकी तुलनात्मक रूप से हम कह देते हैं विकसित देश। अब इसकी सूची देखते हैं। सूची में आपको यहां दिखाई देगा कि सबसे पहले बोत्सवाना 1994 में इस सूची से बाहर आया था। बोत्सवाना ने अपने यहाँ के जो हीरे के खनन थे, हीरे की खनन की प्रक्रिया को और बेहतर किया और वहां पर जो डेवलपमेंट थे उनके कार्यों को बढ़ाया। उसके बाद 2007 में केप वर्डे यहाँ से बाहर निकला, 2011 में मालदीव बाहर निकला, 2014 में समोआ, 2017 में इक्वेटोरियल गिनी, 2020 में वनुआतू। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि 2023 के लिए भूटान का नाम दर्ज है, यानी भूटान 2023 के, हमने इसलिए कहा दिसंबर के महीने में अब बाहर निकल सकता है इस श्रेणी से, जिसको फिर ग्रेजुएशन कहा जाता है। 2024 के लिए अंगोला, साओ टोमे एंड प्रिंसिप और सोलोमन आइलैंड का नाम दर्ज है और 2026 के लिए भारत के
दो और महत्वपूर्ण पड़ोसी कौन कौन से, बांग्लादेश और नेपाल, ये भी यहाँ पर सूचीबद्ध हैं जो इससे बाहर निकल सकते हैं और ग्रेजुएट हो सकते हैं। तो भूटान का नाम अब दे दिया गया है। अगर आप इसकी सूची में देखेंगे तो 1971 से बहुत सारे देशों के नाम यहाँ शामिल हैं जो एंटर किए हैं इसमें, यानी इसमें इन देशों को शामिल किया गया है। जो ग्रीन कलर से यहाँ पर एरो दिख रहे हैं वो देश हैं जो बाहर निकल गए हैं या फिर बाहर निकलने वाले हैं। तो भूटान कैसे निकला, एक बड़ा सवाल ये भी होगा। देखिए, भूटान ने 1971 में एलडीसी के पहले समूह में भूटान को शामिल किया गया था। पिछले कुछ दशकों को अगर हम देखें तो भूटान ने ठीक ठाक आर्थिक वृद्धि की है। कई तरह के सामाजिक आर्थिक मैट्रिक्स पर जो उसकी प्रगति है वो अच्छी दर्ज की गई है। भूटान की अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो पिछले 20 सालों में इसमें 8 गुना से ज़्यादा की हमें वृद्धि दिखाई देती है। जहां 2000 के आसपास, वर्ष 2000 में केवल $300 मिलियन की स्थिति थी, वहीं 2017 में $2.53 बिलियन के आसपास इसकी अर्थव्यवस्था पहुंची है। यानी जो औसत वार्षिक वृद्धि दर है वो 7% से अधिक रही है। गरीबी में रहने वाले जो लोग हैं उनका प्रतिशत 2003 में जहां 17.8% था, वो 2017 में 1.5% के आसपास आ गया है। इसके अलावा भूटान से ज़्यादातर आप देखेंगे कि जल विद्युत का निर्यात हो रहा है, जिसमें भारत को वो सर्वाधिक निर्यात कर रहा है। यहाँ जो भारत को निर्यात है जल विद्युत का, वो उसकी अर्थव्यवस्था का लगभग 20% है। और स्थानीय बाजार जो उसका है, उसने वहाँ के निर्यात में भी विविधता को अपनाया है। भूटान को ये बात पता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लेकिन जो भी हैं हम उनको कैसे ब्रांड करें। तो ब्रांड भूटान की उन्होंने स्थापना की है, जहाँ पे कई तरह के सामान, कपड़ा, पर्यटन की स्थितियाँ, हस्तशिल्प, संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों को वो निर्यात करते हैं। भारत में भी आपने कई सारी ऐसी मार्केट्स को देखा होगा जहाँ पर भूटान के बने हुए उत्पाद रखे जाते हैं। इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है और संख्या कम होती है, इसलिए इनकी एक वैल्यू जो है बनी रहती है। 2015 और 2018 में भूटान ने, जो हमने त्रैवार्षिक समीक्षा की बात की थी, उसको पूरा किया था। और उसके बाद 2021 में भूटान के लिए निर्धारित किया गया था कि उसको ग्रेजुएट मान लिया जाएगा और इस सूची से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन भूटान के उस समय के दौरान जो स्थितियां वहां पर बन रही थी, तो उन्होंने अनुरोध किया था कि उनकी जो योजनाएं हैं देश की, उसको ध्यान में रखते हुए 2023 तक का वर्ष फिर शामिल किया जाए, जिसको यूएन ने मान लिया, उसको वैध समझा और फिर डीलिस्टिंग जो की जानी थी उसको उस समय के लिए स्थगित कर दिया और अब इसको 2023 के लिए फिर रखा गया है, यानी इस साल के लिए। एलडीसी में जो भी देश शामिल हैं, क्यों थे, उनको क्या क्या लाभ मिल रहा था, इस पॉइंट को भी आप समझ लें तो और बेहतर टॉपिक की समझ होगी। देखिए, विकसित देश जो भी हैं उनके साथ व्यापार करने के लिए व्यापार से जुड़े कई सारे जो टैरिफ हैं वो लगते हैं। विकासशील देश हैं उनके साथ अलग तरह के, विकसित से विकसित देशों के बीच में अलग तरह के, और जो अल्प विकसित देश हैं यानी कि भूटान जैसे भूटान अभी तक एलडीसी में शामिल था, तो उनके साथ इस व्यापार की जो प्रक्रिया है अलग तरह से संचालित होती है। तो इन देशों को सुविधा दी जाती है कि ये टैरिफ फ्री और कोटा फ्री इनको पहुंच मिल जाएगी, तो आराम से ये अपने उत्पादों को निर्यात कर सकते हैं। तो विकसित देशों को माल निर्यात करते समय जो व्यापार प्रतिबंध है, टैरिफ प्रतिबंध है, उनसे छूट मिल जाती है। इसका सबसे बड़ा लाभ है निर्यात का विस्तार करने में, क्योंकि जब आपको किसी तरह की बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ रहा, आपके ऊपर किसी तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए जा रहे, तो आप उन नए बाजारों तक पहुंच प्राप्त कर पा रहे हैं और निर्यात को बढ़ा पा रहे हैं। इससे आपके आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, किसी देश की बात है। इसके अलावा विकास के लिए जो विशेष शर्तें हैं उनके साथ ऋण मिल सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट किया जाना है तो जो पूंजी है बहुत आवश्यक है। तो बाकी देशों को जिस प्रक्रिया के तहत ऋण मिलता है या फिर जिस ब्याज दर के साथ ऋण मिलता है, इन देशों को उससे कहीं कम ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है, सुविधाएं ज़्यादा मिल जाती हैं। इसके अलावा जो ब्याज को अदा करने की, यदि ब्याज अदायगी की जो समयावधि है, वह भी मान लीजिए किसी देश से कहा गया कि आपको 30 साल में भर देना है, तो इनको कहा जा सकता है 50 साल या 40 साल, तो वो भी कहीं ज़्यादा छूट मिल जाती है। अब अगर ये देश एलडीसी से हट जाएंगे या कोई भी देश हट जाएगा, तो इनको फिर मध्यम आय वाले विकासशील देश के रूप में देखा जाएगा, जहां पर इनके ऊपर नई तरह की व्यापार बाधाएं लग सकती हैं। निर्यात का विस्तार करना और नए बाजारों तक जो पहुंच अब तक मिलती थी वो और ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। इसीलिए जब हम निष्कर्ष के तौर पर इसको देखेंगे तो इसको कई सारे अर्थशास्त्रियों ने दो-धारी तलवार के रूप में वर्णित किया है, कि जहाँ इसका एक लाभ है, यानी एलडीसी की स्थिति से ग्रेजुएट होना एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है कि देश ने अपने अंतर्गत जो विकास की प्रक्रिया है उसको बढ़ाया है।
देश में सुधार हो रहा है, जो संकेतक है अच्छी सूचना देंगे। लेकिन एक इसका जो नुकसान है वो इस दिशा में होगा कि अब तक उसको जो लाभ मिलती थी, विशेष सुविधाएं मिलती थी, उसमें कहीं ना कहीं वह पिछड़ सकता है। तो देश की आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण प्रगति का संकेतक तो है एक ओर, लेकिन दूसरी ओर नई चुनौतियां और नए जोखिम भी अब उसके सामने आ सकते हैं। व्यापार से संबंधित जो लाभ हैं और समर्थन तक जो पहुंच थी वो खत्म हो सकती है। तो ये देख करके चला जा सकता है किसी भी देश के जरिए कि वह लगातार किन प्रक्रियाओं को शामिल करता है। देखिए, विकास किया जाना अपने आप में महत्वपूर्ण है और हमेशा के लिए एलडीसी का दर्जा प्राप्त करना भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होती किसी भी देश के लिए। अगर वो विकास कर सकते हैं तो उनको करना चाहिए, ताकि किसी और देश को फिर उस सुविधा का लाभ मिल सके। हालांकि इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि कितने देश यहाँ पर शामिल होने वाले हैं, लेकिन फिर भी हर देश या हर व्यक्ति या हर समाज अपना विकास चाहता है और विकास के क्रम में आगे बढ़ करके देखना भी चाहता है। तो ऐसी ही एक प्रक्रिया अब नेपाल के साथ पूरी होने वाली है। आज का प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत को 1990 में सबसे कम विकसित देशों यानी एलडीसी की सूची में शामिल किया गया था। दूसरा, भूटान का 2023 के लिए, जबकि बांग्लादेश और नेपाल का 2026 के लिए एलडीसी सूची से ग्रेजुएशन निर्धारित किया गया है। आपको बताना है इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। फिर कमेंट बॉक्स में आप इस बात को लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।